हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटर ऑफ क्रेडिट में ही फैक्टर ऑफ फॉरफिटिंग। इसको डिस्कस करेंगे हम। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस फ्लो कैसे होता है। एक बार क्विक रिकैप देते हैं इसको। यहाँ पे इंपोर्टर है दैट इज़ ए, और यहाँ पे एक्सपोर्टर है और बोथ आर नोन टू ईच अदर। ओके, तो अब ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कैसे एक्सपोर्ट करेंगे और कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट में इन सच सिनेरियो इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर बोथ इन्वॉल्व्स दियर डोमेस्टिक बैंक्स। और जो इंपोर्टर का बैंक होता है दैट इज़ द इशूइंग बैंक, एंड जो एक्सपोर्टर का बैंक होता है दैट इज़ एडवाइजिंग बैंक। ओके, इंपोर्टर जो है अप्लाई करता है लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए बैंक के पास, अपने बैंक के पास, अपने डोमेस्टिक कंट्री के बैंक के पास दैट इज इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के आगे फॉरवर्ड करता है एडवाइजिंग बैंक को। लेटर ऑफ क्रेडिट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती है कि कब हमने शिप गुड्स करने और कितने क्वांटिटीज, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो एडवाइजिंग बैंक जो है इसको कंफर्म करता है, टोटली चेकआउट करता है और इसी को वेरीफाई करने के बाद फॉरवर्ड कर देता है एक्सपोर्टर के पास। एक्सपोर्टर जब इसको देखता है लेटर ऑफ क्रेडिट को कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर ओके एज पर द दिस कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने स्टार्टिंग में किया था इंपोर्टर के साथ, तो जैसे ही इसको वेरीफाई करता है और ओके कर देता है, आफ्टर दैट एक्सपोर्टर क्या करता है, गुड्स को शिप कर देता है टू इंपोर्टर। और जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं शिपमेंट्स के डॉक्यूमेंट रहते हैं उनको अपने बैंक के पास देता है, दैट इज एडवाइजिंग बैंक के पास। एडवाइजिंग बैंक इसको डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करता है टू द इंपोर्टर के जो इशूइंग बैंक है उसके पास। फिर इंपोर्टर का इशूइंग बैंक उसको वेरीफाई करता है शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स को, और उनको वेरीफाई करने के बाद इंपोर्टर के पास देता है। तो जैसे ही गुड्स इंपोर्टर के पास पहुंच जाते हैं फिजिकली, इंपोर्टर वेरीफाई करता है गुड्स एज पर द प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स। इफ इट इज ओके देन ही मेक्स द पेमेंट टू हिज बैंक, दैट इज इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक आगे फॉरवर्ड करता है पेमेंट, और एडवाइजिंग बैंक ने पहले ही पेमेंट एक्सपोर्टर को कर दी होती है। तो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इसी में ही दो टॉपिक्स हैं, दैट इज फैक्टर एंड फॉरफिटिंग। व्हाट इज द फैक्टर एंड व्हाट इज द फॉरफिटिंग, उसी को ही डिस्कस करेंगे हम। ओके, डायरेक्टली डिफरेंस देख लेते हैं फैक्टर और फॉरफिटिंग का। तो फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट वेयर बाई अ सप्लायर ऑफ गुड्स सेल्स इट्स ट्रेड रिसीवेबल्स टू द फैक्टर एट डिस्काउंटेड प्राइस फॉर इमीडिएट कैश पेमेंट। यहाँ पे क्या कर रहा है एक्सपोर्टर, अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करा रहा है बैंक के पास। फैक्टर यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट बैंक हो सकता है, मोस्टली बैंक रहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं। ओके, डिस्काउंटेड प्राइस पे उनको डिस्काउंट करवाता है, और किस लिए, फॉर द इमीडिएट कैश पेमेंट। और फॉरफिटिंग इज द relinquishing the right, that is selling the claim on the trade receivables by an exporter to a forfeiter at discounted price for immediate cash payment. ओके, ऑलमोस्ट सेम है इन दोनों की डेफिनेशन, बट जब भी एक्सपोर्टर और इंपोर्ट का केस होगा उस केस में फॉरफिटिंग। और फैक्टरिंग जो होती है डेट इज ऑलवेज विदाउट रिकोर्स, सॉरी, फैक्टरिंग इज विद और विदाउट रिकोर्स एंड फॉरफिटिंग इज ऑलवेज विदाउट रिकोर्स। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि पूरा फैक्टरिंग होता है क्या और फॉरफिटिंग क्या होता है। ओके, हियर इज द एक्सपोर्टर और ये रहा हमारा इंपोर्टर। इंपोर्टर ने ऑर्डर दिया एक्सपोर्टर को, अपने मेरे को ऐसा मटेरियल चाहिए। ऑर्डर रिसिप्ट लेने के बाद एक्सपोर्टर जो है सारा का सारा अकॉर्डिंग टू द गुड्स रिक्वायर्ड बाय द इंपोर्टर ही गोज टू द फॉरफिटर। फॉरफिटर इज हियर इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, फॉरफिटर का ही केस डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सपोर्टर जो है, नेम ऑफ द इंपोर्टर, टाइप्स ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, एक्सपेक्टेड शिपमेंट डेट, ऑल द सारे डाटा को लेके फॉरफिटर के पास जाता है। फॉरफिटर यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता है और वो एक्सपोर्टर को बता देता है कि दिस मच कॉस्ट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर ऑर्डर बाय द इंपोर्टर। तो इस केस में अगर एक्सपोर्टर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा रहा है, फॉरफिटर के पास जा रहा है। अब फॉरफिटर इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक टर्म है विदाउट रिकोर्स। ओके, विदाउट रिकोर्स में सारी की सारी जिम्मेदारी फॉरफिटर की होती है, दैट इज फॉरफिटर ही कलेक्ट करेगा सारा का सारा ड्यू जितना होगा इंपोर्टर से। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, दैट इज फॉरफिटर की। अब अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट बना दिया एक्सपोर्टर ने फॉरफिटर से,
तो सारी की सारी जिम्मेदारी फोरफेटर की हो जाती है, एक्सपोर्टर को कोई लेना देना नहीं है अगर इंपोर्टर इन केस डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट के अंदर। ओके, तो हु विल प्रोवाइड द पेमेंट टू द एक्सपोर्टर, दैट इज फोरफेटर। ओके, और फोरफेटर की ही जिम्मेदारी है कि वो इंपोर्टर से खुद कलेक्ट करे। और फोरफेटर की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जितने भी रिस्क इन्वॉल्व हैं मार्केट में या फिर नॉन पेमेंट का जो भी रिस्क है वो दैट वुड बी हेल्ड बाय फोरफेटर इटसेल्फ। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ द विदाउट रिकोर्स, मतलब सारा रिस्क जो है फोरफेटर का है यहाँ पे, और फोरफेटर ने ही पेमेंट इंपोर्टर से कलेक्ट करनी है। और जितना ही मार्केट रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, वो सारे के सारे हु विल बियर दोज रिस्क, दैट इज फोरफेटर। एक्सपोर्टर को कोई लेना देना नहीं है यहाँ से पेमेंट का। दिस इज द केस ऑफ विदाउट रिकोर्स। अब विद रिकोर्स का मतलब है कि फोरफेटर यहाँ पे मना कर देता है डायरेक्टली। विद रिकोर्स में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? एक्सपोर्टर की। ओके, सारी जिम्मेदारी यहाँ पे एक्सपोर्टर की होती है। फोरफेटर को या सॉरी फैक्टर को, फैक्टर हमारा बैंक होगा इस केस में, फैक्टर बोलेंगे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिसके पास एक्सपोर्टर और इंपोर्टर गए हुए हैं लेटर ऑफ क्रेडिट बनाने के लिए, तो उस केस में हम फैक्टर बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो उस केस में फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं रहती है, वो कलेक्ट करेगा, डाटा बताएगा, डाटा बना के टोटल कॉस्ट जितनी लगेगी वो एक्सपोर्टर को बता देगा फैक्टर। दिस इज द केस ऑफ विद रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स में सारी सारी जिम्मेदारी फोरफेटर की है, विद रिकोर्स में सारी सारी जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की है। आगे इसका वो देखेंगे हम, डिफरेंसेस देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। फैक्टरिंग रेफर्स टू डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ शॉर्ट मेच्योरिटी। फैक्टरिंग कहाँ पे होती है? शॉर्ट मेच्योरिटीज के केस में होती है। एंड फोरफेटिंग कहाँ होती है? यूजली रहती है 1 to 3 ईयर्स के बीच में और मैक्सिमम 10 साल तक। ओके, फैक्टरिंग इन्वॉल्व्स ट्रेड रिसीवेबल ऑन ऑर्डिनरी गुड्स। फैक्टरिंग forfeiting usually takes place on trade receivables on capital goods, but it can be applied to a wide range of trade related and even purely financial receivables and payment instruments. Factoring transactions does not set up in negotiable instrument, but forfeiting के केस में NI चलता है, that is a negotiable instrument. Factoring doesn't deal in the secondary market. Forfeiting may involve in dealing in secondary market. Next is the ये important है, factor disburses payment of the invoices immediately to the customer, which will be usually up to 80% of the value of the order. मतलब फैक्टर में 80% वैल्यू को ही फाइनेंस कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सपोर्टर के लिए, बट फोरफेटिंग के केस में 100%, जैसे 100% फाइनेंसिंग रहती है। एंड आल्सो एस्केप्स फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्टर को कौन कौन से रिस्क से उसका बचाव हो जाता है? डेट इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, एक्स्ट्रा जो भी होते हैं उन सब से एक्सपोर्टर बचा रहता है और सारे के सारे रिस्क को बियर करने पड़ते हैं, दैट इज फोरफेटर को, बट नॉट इन द केस ऑफ द फैक्टर। फैक्टर में एक तो 80% रहेगा, जितने का ऑर्डर है उसकी अप टू 80% ही फाइनेंसिंग होगी, बट फोरफेटिंग में 100% फाइनेंसिंग रहती है। और साथ में फोरफेटिंग जो है हाई रिस्क है, फोरफेटिंग इज काइंड ऑफ बिट हायर रिस्क टुवार्ड द हायर रिस्क। सो यहाँ पे चार्जेस भी ज़्यादा लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज कम्पेयर टू द फैक्टरिंग सर्विसेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग। फॉर शॉर्ट यहाँ से 3 मार्क्स से क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन रहते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, स्पेशली इन JIB। तो दैट इज अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट लेक्चर में हम CIB के अप्रोच के थ्रू देखेंगे कैसे कैलकुलेट होते हैं, किस तरीके की केस स्टडी पूछी जाती है लेटर ऑफ क्रेडिट से। सो दैट इज ऑल अबाउट फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग। थैंक यू गाइज।